वो जो क्षेत्र है वो तैयार नहीं है, वो इक्विप्ड नहीं है कि उतनी बारिश को झेल पाएगा। हमारी ही विकास की जो स्थूल भौतिक अवधारणा है उसने क्लाइमेट चेंज का असुर मॉन्स्टर हमारे सामने, हमारे सर पर खड़ा कर दिया है। पूरी पृथ्वी मिलकर के आपको दनादन प्रमाण दे रही है कि तुम बहुत गलत जी रहे हो, तुम्हारी सारी मान्यताएं धारणाएं सब झूठी हैं। 10, 20, 30 साल बाद ही इतिहास तुमसे बहुत कड़ाई से और बहुत क्रोध के साथ सवाल पूछेगा कि सन 2025 में तुम क्या कर रहे थे जब पृथ्वी जल रही थी, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। हम वही प्रयास कर रहे हैं, आपकी संस्था वही प्रयास कर रही है कि आपको बता पाएं कि आपके लिए तरक्की की असली परिभाषा क्या है। जो हो सकता है वो मुझे तो साफ साफ पता है कि क्या है जो करा जा सकता है, और क्या है वो एकमात्र चीज़ क्या है जो करने से क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है, मैं उसको जानता हूँ। ऑपरेशन 2030 उसी का नाम है। हेलो, मेरी आवाज आ रही? आ रही कही मेरी आवाज आ रही थी? नमस्कार आचार्य जी। जी, आ रही थी। पहले बताइए तो मैं भी तो सवाल पूछ सकता हूँ। मेरी आवाज आ रही थी 1 घंटे तक। जी, आ रही थी। मुझे पीछे अपने ना ऐसे एक बोर्ड लगा देना चाहिए, मेरी आवाज सुनो। हाँ बताइए। जी, आचार्य जी, मेरा सवाल आज क्लाइमेट चेंज को लेकर है। आज ही एक खबर आई है कि उत्तराखंड में एक बादल फट गया था जिससे गांव का गांव बह गया है। साथ ही कुछ दिनों से हम सुन रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में बाढ़ों की खबरें आ ही रही है लगातार। और यूपी के भी कुछ मेन सिटीज जैसे प्रयागराज और वाराणसी से भी बहुत सारे रील्स आ रहे हैं जिसमें लोगों के घरों में बाढ़ का पानी भर गया है। कुछ लोग डुबकी लगाकर उसकी रील्स डाल रहे हैं, कुछ लोगों को परेशानियां बहुत ज्यादा हो रही है, वो भी आ रही है सामने। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक प्रमुख हमारे साइंटिस्ट रहे हैं डेविड सुजुकी, जिन्होंने ये कहा कि इट्स टू लेट टू स्टॉप द क्लाइमेट चेंज। साथ ही अ, एक डॉक्टर कार्टर भी जो हमारे प्रमुख वैज्ञानिक रहे हैं, उन्होंने भी एक बार कोट किया था कि all future generations of Homo sapiens and other species are going to inhabit an increasingly hellish earth. तो आचार्य जी, is it really very late to stop the climate change? क्या हम वाकई कुछ नहीं कर सकते? नहीं, ऐसा नहीं है कि कुछ नहीं कर सकते, पर जो कर सकते हैं वो हम करेंगे नहीं। कुछ ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल कुछ करा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर के जो क्लाइमेट साइंस है वो बड़ी सीधी है, आप जानती हैं, है ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो है बहुत कम छोटे अनुपात में रहती है वातावरण में। मिलियन पार्ट्स में, 10 लाख पार्ट्स में 280 पार्ट्स, 280 हिस्सा उसको होना चाहिए। इतना ही होना चाहिए। इतने में जो पूरी पृथ्वी की सामान्य व्यवस्था है वो मज़े में चलती है। ठीक है, वो उससे बहुत बढ़ गई है, बहुत बढ़ गई है। वो उससे 70-80% बढ़ गई है। अभी 430-440 ppm हो रही होगी। ये है कुल मिलाकर के। अब ये क्यों बढ़ गई है? वो इंसान के कारण बढ़ गई है, वो हमारी हरकतों से बढ़ गई है। हमने ही कार्बन डाइऑक्साइड और जो कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट गैसेस होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस होती हैं, जैसे मीथेन हो गई, हमने ही उनका उत्सर्जन करा है। हम ही ने उनको अपनी हरकतों से हम ही उनको और ज़्यादा एमिट रिलीज करते जा रहे हैं, तो हमसे ही बढ़ गई हैं। तो कुछ करा नहीं जा सकता। मैं इसमें क्या बोलूँ, ऐसा थोड़ी है कि कोई बाहर से बहुत बड़ी चट्टान, कोई मीटेरॉइड, कोई एस्टेरॉइड आकर के पृथ्वी पर टकरा रहा है और हम बेबस हैं कि अब हम क्या करें, पृथ्वी से तो सारा जीवन विलुप्त हो जाएगा। डायनासोर हुए थे ऐसे विलुप्त, पता है ना। 1 किलोमीटरों लंबा एक आया था पत्थर, अंतरिक्ष में ऐसे
करोड़ों पत्थर जो हैं वो तैर रहे हैं, वो भी एक तरह के सैटेलाइट्स हैं, वो भी अपना ग्रेविटेशनल फोर्सेस में इधर उधर भगते रहते हैं। तो वैसे ही बहुत बड़ा पत्थर आया था और वो आकर के पृथ्वी से टकराया और उससे इतनी धूल उठी और ऐसे भूकंप आए और ऐसी सुनामियाँ आई और वो जो धूल थी वो छा गई वातावरण में, उससे पूरे वातावरण का तापमान बदल गया, मौसम बदल गया, बारिश बदल गई कि धीरे धीरे करके सब डायनासोर विलुप्त हो गए। उस पर हमारा कोई हक नहीं था, कोई अधिकार नहीं था, हम कुछ कर नहीं सकते थे। तो इसलिए मास एक्सटिंक्शन हो गया था। जब डायनासोर विलुप्त हुए थे तो अकेले वही नहीं हुए थे, उनके साथ न जाने कितनी प्रजातियां और उड़ गई थी। हम कुछ नहीं कर सकते थे तब। पर अभी जो हो रहा है उसमें हम कहेंगे हम कुछ नहीं कर सकते, तो ये बात अजीब सी है। हम कुछ नहीं कर सकते माने क्या? हम ही ने तो सब कुछ किया है। ये सब करतूत और किसकी है? कार्बन डाइऑक्साइड को 280 ppm से 440 ppm और कौन लेके आया है? खरगोश, हिरण, गाय, चीता, स्वयं पृथ्वी, समुद्र, पहाड़, नदियां? नहीं, इन्होंने कुछ नहीं किया। भुगत ये रहे हैं पर इन्होंने कुछ नहीं किया है। ये तो हम हैं, अनूठी प्रजाति जो अपने घर को ही जला सकती है और अपने आप को कहती है द मोस्ट इंटेलिजेंट क्रिएचर। आपने इतनी प्रजातियां हुई हैं पृथ्वी पर, इतनी, उसमें से किसी को ऐसा देखा कि वो अपने ही घर को आग लगा दे? सिर्फ मनुष्य अभागा आज तक ऐसी प्रजाति निकला है जिसने अपना ही घर बर्बाद कर दिया हमेशा के लिए, और वो अपने आप को क्या बोलता है? बुद्धिमान प्राणी, द बेस्ट आउटपुट ऑफ इवोल्यूशन। हम ये सब बोला करते हैं अपने आप को। द वाइज मैन, हम, हमारे पास विजडम है, इंटेलिजेंस है, हम ये सब बोला करते हैं। शेर, चीते, खरगोश, गाय, बकरा, इनके पास कुछ नहीं है, ये तो ऐसे ही पागल है, मैंने काट के खा जाएंगे, हम होशियार हैं। वो जैसे भी है, उन्होंने पृथ्वी नहीं खा ली। तुम ऐसे हो, तुमने पृथ्वी माने अपना ही घर खा लिया। तुमने अपने बच्चों के लिए, आपने जैसे उद्धृत किया था कोर्ट में कि वी आर लिविंग अ हेलिश अर्थ फॉर द फ्यूचर जनरेशंस, तुमने अपने ही बच्चों के लिए नर्क तैयार कर दिया है। तुम वो प्रजाति हो इंसान और अपने आप को इंटेलिजेंट बोलते हो। जो क्लाइमेट साइंस है वो तो बहुत सीधी है। कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस होती है। ग्रीन हाउस गैस का मतलब क्या होता है कि जो रेडिएशन आता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल है ना, जो सूरज से आ रहा है रेडिएशन, जो फोटॉन्स आ रहे हैं, उसे एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो वो 280 ppm तक वो फायदे की बात होती है, क्योंकि वो ना एब्जॉर्ब करे तो जितनी आई थी उतनी सब वापस भी चली जाएगी और पृथ्वी बहुत ठंडी हो जाएगी। सूरज ने रेडिएशन ही तो भेजा है। अब रेडिएशन को आप बक्से में बंद करके तो रख नहीं सकते। रेडिएशन अगर आया है जैसे, तो वैसे ही वापस भी चला जाएगा। स्पेस से आया, स्पेस में वापस चला जाएगा रेडिएशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल अपने आप में बढ़िया चीज होता है। वो पृथ्वी पर जीवन को कायम रखने में योगदान देता है 280 ppm तक। 280 ppm के आगे वो पृथ्वी पर जीवन समाप्त करता है। वो पृथ्वी का तापमान बढ़ा देता है। और जहां मैं कार्बन डाइऑक्साइड बोल रहा हूँ तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जैसी दो चार और भी गैसेज होती हैं। नाइट्रोजन के भी कुछ ऑक्साइड होते हैं, और मीथेन तो हम जानते ही हैं। जो हाइड्रोजन का ऑक्साइड है, वाटर, वो भी ग्रीन हाउस गैस है। तो ये सब, इनको सबको कार्बन डाइऑक्साइड ही मानिए, सारी गैसेस को। तो ये तो हम ही ने रिलीज कर रखी हैं। और ये बात आपको पता है हम कब से जानते हैं कि इन गैसों को वातावरण में डालने से हम बर्बाद हो रहे हैं? आप बताओ, हम कब से जानते हैं? अभी 10-20 साल से। ये सब आपको कम्युनिटी के लिए काम दे रहा हूं कि इंसान को कब से पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। हमें 1 दशक, 2 दशक, 3 दशक नहीं, हमें न जाने कितने दशकों से पता है कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है और हम कर रहे हैं। हमें पता है और हम करे जा रहे हैं। ये कोई आज की बात नहीं है कि अरे लोगों ने एसी लगा ली इसलिए क्लाइमेट चेंज हाथ से नहीं हो रहा है। बहुत, कम से कम 50-70 साल पहले से हमें पता था कि ये हो रहा है। सरकारों को भी पता था, सबको पता था ये हो रहा है, हमने कुछ नहीं किया। हम कुछ करना भी नहीं चाहते। आप सोच रहे होगे कि आपका साधारण कारोबार चल रहा है, अचानक
कोई गायब हो जाएगा। और वो जो गायब होगा वो व्यक्ति नहीं होगा, वो एक प्रजाति होगा, एन एंटायर स्पीशीज। बात आ रही है समझ में? तो आप एमिट कर रहे हो, आप मत एमिट करो। तो जहां तक पहुंचा है पीपीएम, हो सकता है वहीं पर रुक जाए। हालांकि वहां पर भी उसका रुकना अब मुश्किल है, क्योंकि जैसा बहुत बार आपको समझा चुका हूं कि अब फीडबैक लूप सक्रिय हो गए हैं। और वो इरिवर्सिबल होते हैं। वो एक बार शुरू हो गए, इसका मतलब अब वो इंसान के अधिकार से बाहर के हो गए। अभी तक आप जो एमिशन करते थे उसमें यह था कि आपने फैक्ट्री लगा रखी है, उस फैक्ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल रहे हो, आप फैक्ट्री बंद कर दो तो वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड और जानी अब बंद हो जाएगी। तो आप गुनहगार थे, लेकिन कम से कम आपके पास कुछ अधिकार थे। क्या अधिकार था? कि चाहो तो एमिशन को रोक सकते हो। लेकिन अब मामला वहां आ गया है कि वहां आप चाहो भी तो भी नहीं रोक सकते हो। समझ रहे हो ना बात को? ऐसा जैसे कि समझ लो आप कागज में आग लगाओ, बहुत सारा कागज रखा है, आप आग लगाओ। जब तक थोड़ी सी आग लगी है तब तक आपने आग लगाई, फिर आप उसको ऐसे पांव से दबा देते हो, जूते से मार देते हो, आग बुझ जाती है। पर आप इतने बेहोश हो और इतने मूर्ख हो कि आग को आप फैलने दो तो एक बिंदु आता है कि अब आग आप बुझा नहीं पाओगे, अब आग ही आग को आगे बढ़ाएगी। तो जो पूरा क्लाइमेट का साइकिल है उसमें हम वहां आ गए हैं जहां एमिशन ही एमिशन को और बढ़ाएगा। समझ में आ रही बात? जहां पर जितनी कार्बन डाइऑक्साइड पहले से ही है, वही अब और ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में खींचेगी। और जब और बढ़ेगी तो और खींचेगी, और बढ़ेगी तो और खींचेगी। तो वो जो पीपीएम कर्व है वो एकदम एक्सपोनेंशियल भी हो सकता है। उसके उदाहरण भी आपको मैं बहुत बार दे चुका हूं। सबसे जो उसका प्रकट उदाहरण होता है वो कौन सा होता है? ग्लेशियर का होता है। कि ग्लेशियर होता है, बर्फ सफ़ेद होती है, ग्लेशियर के नीचे जो पत्थर होता है वो काला होता है। जब तक ग्लेशियर था तो सफ़ेद बर्फ पर रोशनी पड़ रही थी, तो सफ़ेद रंग जो है प्रकाश को परावर्तित कर देता है, वापस भेज देता है। ठीक है, जब वापस भेज देता है तो बर्फ पिघलती नहीं है, क्योंकि पिघलेगी तो तब ना जब आप हीट को, माने लाइट को एब्जॉर्ब करोगे। एब्जॉर्ब नहीं किया, उसको रिफ्लेक्ट कर दिया, तो बर्फ बची रहती है। पर बर्फ पिघल गई, क्यों पिघल गई? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई, तो टेम्परेचर बढ़ गया, तो बर्फ पिघल गई। बर्फ पिघल गई तो क्या एक्सपोज हो गया? काला पत्थर। काला पत्थर चूंकि काला है इसीलिए वो रेडिएशन को एब्जॉर्ब करता है, सोखता है। जब वो सोखेगा तो काला पत्थर गर्म हो जाएगा, जब वो गर्म हो जाएगा तो बर्फ और पिघलेगी। जब बर्फ और पिघलेगी तो काला पत्थर और एक्सपोज होगा, और एक्सपोज होगा तो और गर्म होगा, और गर्म होगा तो बर्फ और पिघलेगी। ये साइकिल होता है, ये साइकिल होता है। ये समझ आ रही बात? हम्म। और इसी तरीके से जितनी बर्फ पिघलती जा रही है, तो बर्फ के नीचे जो कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड थी, ये तो हमने पत्थर की बात की। जब हम ठंडे इलाकों की बात करते हैं तो वहां मिट्टी के ऊपर ही बर्फ जमा है, और उस मिट्टी में कार्बन डाइऑक्साइड स्टोर्ड है न जाने कब से। जब बर्फ पिघलती है तो वो जो एंशियंट कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं होती, वह मीथेन होती है। मीथेन, परमाफ्रॉस्ट के नीचे मीथेन होती है। तो वहाँ जो बहुत पुरानी मीथेन जमा थी, वो मीथेन एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है। समझ लो उस मीथेन को प्रकृति ने बंद करके रखा हुआ था, एक तरह की सीक्वेस्टरिंग थी। पर वो मीथेन अब पहुंच गई एटमॉस्फेयर में। और मीथेन का जो ग्रीन हाउस पोटेंशियल होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना होता है। तो ये तो फीडबैक लूप शुरू हो गए हैं। लेकिन फिर भी आप अगर पूछो कि हम क्या कर सकते हैं, तो हम ये कर सकते हैं कि एमिशन बंद कर दो। एमिशन, टोटल जो एमिशंस होते हैं ना हमारे, वो भी बहुत सीधा गणित है। दुनिया में जितने लोग हैं उनको गुणा कर दो हर व्यक्ति द्वारा जितना कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जित किया जा रहा है। नंबर ऑफ पीपल मल्टीप्लाइड बाय पर कैपिटा एमिशन, बस यही करना है, तो उसे टोटल एमिशन आ जाता है।
तो आपको यही करना है कि आप जो अपना टोटल अपनी जो टोटल पॉपुलेशन है उसको कम कर दो, कम होने दो। वो अपने आप कम होती है क्योंकि लोग अपने आप धीरे धीरे वृद्ध होकर के मरते जाते हैं, तो पॉपुलेशन तो कम हो जाएगी। आपको बस और बच्चे नहीं पैदा करने हैं, पॉपुलेशन तो अपने आप कम हो जाएगी। और दूसरा होता है पर कैपिटा एमिशन, कि आप जो ज़िंदगी जी रहे हो उसमें एमिशन करना कम कर दो, तो नहीं होगा। और आपको ज़ीरो नहीं करना है एमिशन। प्रकृति में एमिशन और एब्जॉर्प्शन का एक साइकिल अपने आप चलता रहता है। हमेशा ही कार्बन डाइऑक्साइड एमिट भी हो रही होती है पृथ्वी से, और उसको एब्जॉर्ब भी कर रहे होते हैं। कौन एब्जॉर्ब कर रहा होता है? फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और ओशन एब्जॉर्ब करते हैं। फॉरेस्ट एब्जॉर्ब करते हैं और ओशन एब्जॉर्ब करते हैं, और बहुत जगह एब्जॉर्ब होता है। प्रिंसिपल जो उसके कार्बन डाइऑक्साइड के सिंक्स होते हैं वो ये दोनों होते हैं। तो पृथ्वी में क्षमता है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड अगर आप एमिट करोगे तो पृथ्वी बुरा नहीं मानेगी। आप एमिट करते रहो, पृथ्वी उसको एब्जॉर्ब करती रहेगी। पर आपने हद कर दी है। जितना पृथ्वी एब्जॉर्ब कर सकती है उससे आप कई 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 गुना आप एमिट कर रहे हो। तो आपकी लाइफस्टाइल अगर ऐसी है कि उसमें कुछ कार्बन एमिशन है तो चल जाता है, पर जितना होना चाहिए, हाँ, जो औसत जीव है इस ग्रह पर, वो उससे 6 गुना ज़्यादा एमिशन कर रहा है। अब ये औसत कहते ही जो मुद्दा है वो कहीं और आ गया, मैं उधर भी आ जाता हूँ। आप पूछते हो हम क्या कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक है कि जो पर कैपिटा इस वक्त प्लैनेट पर एमिशन है वो सस्टेनेबल लिमिट से 5-6 गुना ज़्यादा है। बिल्कुल सही बात है ये। लेकिन पर कैपिटा हमेशा एक एक डिसेप्टिव टर्म होती है, क्योंकि वहाँ हम एक एवरेज ले रहे होते हैं, और एवरेज बहुत सारी सच्चाइयाँ छुपा देता है। एवरेज क्या सच्चाई छुपा देता है? एवरेज ये सच्चाई छुपा देता है कि जैसे भारत देश है, भारत का जो पर कैपिटा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन है वो अभी भी सस्टेनेबल लेवल्स के अंदर अंदर है। दुनिया की 90% आबादी जो एमिशन करती है वो सस्टेनेबल लिमिट्स के अंदर अंदर है। तो आप चौंक गई? नहीं, आप नहीं चौंकी। थोड़ा चौंकिए, चौंक के दिखाइए तो आगे बढ़ें। ठीक है, आप चौंक गई, हमने मान लिया। ये कैसे हो रहा है कि दुनिया की 90% आबादी जब सस्टेनेबल लिमिट्स के अंदर अंदर कार्बन एमिशन कर रही है, तो टोटल कार्बन एमिशन सस्टेनेबल लिमिट का कई गुना कैसे हो सकता है? यानी थोड़ी अरिथमेटिक आती है वो समझ गए होंगे कैसे हो सकता है। ये जो बाकी 10% हैं, इन्होंने उपद्रव मचा रखा है, और उन 10% में भी जो टॉप 1% है वो है असली कातिल। ये इतना एमिशन कर रहे हैं, इतना एमिशन कर रहे हैं कि जो 90% साधारण जनता है दुनिया की, उस पे भारी पड़ रहे हैं। एक बिलियनियर 2 घंटे में अपने प्राइवेट जेट से उतना एमिशन कर सकता है जितना एमिशन करने में एक औसत भारतीय को हजारों साल लगेंगे अपनी औसत जिंदगी जीते जीते। जैसे आप बैठी हैं इधर, मैं बैठा हूं, हम हजारों साल में जितना कार्बन एमिशन करेंगे उतना एक अमीरजादा अपने प्राइवेट जेट या याट होती हैं उनके पास, उससे वो कुछ घंटों में कर देगा। तो ये हैं जिन्होंने एवरेज को इतना ऊपर टांग रखा है, आम आदमी ने नहीं टांग रखा। तो आप क्या कर सकती हैं? आपको तो छूट मिल गई कि आप तो बेगुनाह हैं, आपने तो कुछ किया ही नहीं, एमिशन आप तो कर ही नहीं रही। नहीं, एमिशन आप नहीं कर रही, पर आप एमिशन करवा रही हैं। आप एमिशन करवाने वाले लोगों की मददगार हैं। आपने उनको अपने मन पर चढ़ने की छूट दी है। वो आपके ही कंधों पर खड़े हो करके हमें इतने बड़े दिखाई देते हैं। आप ही उनका माल खरीदते हो, आप ही उनको आदर्श बनाते हो, आप उनके जैसा ही बन जाना चाहते हो। आप उन्हें मौका देते हो कि वो आपकी सरकारें बनवा दें पैसे दे दे करके। आप उन्हें मौका देते हो आपकी मीडिया पे कब्जा कर लें, और जब वो मीडिया पे कब्जा कर लेते हैं तो आप उसी मीडिया को देखते भी जाते हो। दुनिया भर
कि पूरी सोशल मीडिया बताइए कितने लोग कंट्रोल करते हैं, गिनिएगा। और मेन स्ट्रीम मीडिया से ज़्यादा इस समय ताकतवर है सोशल मीडिया, और पूरी सोशल मीडिया सिंगल डिजिट में लोगों के हाथों में है। सिंगल डिजिट में भी 9 नहीं, 8 नहीं, और छोटा आंकड़ा। और ये लोग हैं जो अपने एल्गोरिदम्स के द्वारा तय करते हैं कि दुनिया क्या सोच रही है, आप क्या सोच रही हैं, क्या समझ रही हैं। आपकी संस्था को ज्ञान की बात का प्रचार करने के लिए करोड़ों खर्च करने पड़ते हैं, क्योंकि ये लोग हैं जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं। इन्होंने अपने जानबूझ के एल्गोरिदम ऐसे सेट करे हैं कि सिर्फ कंजम्पशन वाली टिटिलेटिंग बातें जो तुरंत आपको डोपामीन हाई देती हैं, वो बातें मिनट की, 2 मिनट की छोटे छोटे वीडियोस, यही हैं जो उनका एल्गोरिदम लगातार आगे बढ़ाता रहता है। और जितना वो वहाँ पर डोपामीन और टिटिलेशन और एक्साइटमेंट और क्रेविंग और एड्रेनलिन का खेल चलता है, उतना आप शॉपिंग के लिए आतुर होते हो। जितना आप शॉपिंग करते हो उतना वो अमीर और अमीर होता है। जितना वो और अमीर होता है उतना वो और ज़्यादा कार्बन एमिशन करता है। ये साइकिल चल रहा है। कैसे तोड़े इस साइकिल को? तभी छूट सकता है जब आप देख पाओ कि आपको किन किन तरीकों से ये गुलाम बना रहे हैं। जब आप ये बस मत बोल दो कि फलानी चीज़ वायरल हो गई, पूछो वायरल हो गई, अच्छा कहाँ वायरल हुई, अच्छा इस मीडिया पर वायरल हुई, अच्छा इस मीडिया पर वायरल हुई। तो वायरल माने कैसे होता है? कुछ माने कि जो एल्गोरिदम है वो सबको बार बार दिखा रहा है ना, तभी तो वायरल है। एल्गोरिदम किसी भी चीज़ को बहुतों को दिखाना शुरू कर दे तो संभावना है कि वो वायरल हो सकता है। देखो ना कि एल्गोरिदम किस चीज़ को वायरल कराते हैं। किसी भी ढंग की चीज़ को कभी वायरल कराया किसी एल्गोरिदम ने? लोग तो ठीक है नालायक थे हमेशा से, पर नालायकों की भी श्रेणियां होती हैं। नालायकों में जो सबसे घटिया श्रेणी के नालायक थे उसको इन अमीरों ने बिल्कुल वायरल कर रखा है। गंदगी हमेशा से थी दुनिया में, पर गंदगी का जबरदस्त प्रचार हो रखा है। और यह प्रचार बहुत सुनियोजित तरीके से हो रहा है। इसी प्रचार से दुनिया की पूरी गाड़ी चल रही है, पूरी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैंने एक उदाहरण दिया है अभी बस सोशल मीडिया का, क्योंकि आज जो बड़े बड़े अमीर हैं उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो नए नए नवेले अमीर बने हैं सोशल मीडिया के दम पर या इंटरनेट के दम पर। और इसी तरीके से हर चीज़ आपको मिलेगी। कार्बन एमिशन हम जानते हैं सबसे ज़्यादा फ्यूल, ट्रांसपोर्ट, फॉसिल फ्यूल जलाने से होता है। आपके मन में ये बात किसने डाल दी? सोचिएगा कि एक गुड लाइफ में कार बहुत बड़ी चीज होती है। सोचिएगा किसने डाली होगी? ये भावना आप लेके तो नहीं पैदा हुए थे, ये बात किसी ने आपके मन में डाली है। दुनिया का 40 से 50% कार्बन एमिशन सिर्फ 5-7 कंपनियां हैं वो मिलके कर देती हैं। और आपको क्या लग रहा है? वो आपके मन में 1000 तरीके से विज्ञापन के द्वारा, मास मीडिया के द्वारा, लिटरेचर को अफेक्ट करके, कल्चर को अफेक्ट करके ये बात नहीं डाल रहे होंगे कि और गाड़ियां खरीदो, और फ्यूल जलाओ, और ट्रैवल करो, यहाँ जाओ वहाँ जाओ। आपने देखा, आप एयरलाइंस में जाते हो, आप प्लेन में बैठो, वहाँ पर उनके सामने आपके एक पत्रिका, एक पुस्तिका रखी होती है, उसमें वो बता रहे होते हैं कि कौन कौन सी बहुत अच्छी पर्यटन की जगह हैं। वो आपको क्यों बता रहा है मुफ्त में कि कौन कौन सी घूमने की जगह हैं? क्योंकि जब वो आपको बताएगा तो आपके भीतर इच्छा उठेगी। जब इच्छा उठेगी तो फिर आप जा करके उसी एयरलाइन का टिकट खरीदोगे। आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी इच्छा आपकी नहीं है, किसी और ने आपके भीतर डाली है। और आम आदमी बस इच्छाओं का पुतला ही तो है ना, बस कहता है मेरी इच्छाएं, तुम्हारी इच्छाएं नहीं है। वो अमीरों की साजिशें हैं जो उन्होंने तुम्हारे भीतर इच्छाएं बनाकर बैठा दी हैं। तुम्हारी हर इच्छा, देखना, गौर से देखना, तुम्हारी क्या कोई भी ऐसी इच्छा है जिससे किसी अमीर को लाभ ना हो रहा हो? तुम्हारी कोई ऐसी इच्छा नहीं है। और जो तुम्हारी जितनी बड़ी इच्छा होती है वो उतना ज्यादा कार्बन एमिशन करती है। ये भी देखना, खुद जांच लेना। मेरी बड़ी से बड़ी इच्छा है मैं बेटे का धूमधाम से ब्याह करूंगा। ये धूमधाम माने, सोचो धूमधाम माने क्या। और पैसा आ गया तो मेरी इच्छा है कि मैं डेस्टिनेशन वेडिंग करूंगा, वो और बड़ा कार्बन एमिशन है। जितना आपके भीतर भावना और इच्छा उत्तेजित की जाती है उतना ज़्यादा कार्बन एमिशन होता है, और उतना ज़्यादा किसी पूंजीपति को लाभ होता है।
और ये वही पूंजीपति है जो सब कार्बन एमिशन का जिम्मेदार है। अब मैं यहां पर कोई एंटी कैपिटलिस्ट बन के नहीं बोल रहा हूं, मैं तो बहुत सीधे सीधे आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बोल रहा हूं भाई। लालच बुरी बलाए, बहुत सीधी सी बात है। भगवत गीता षड रिपु बताती है, षड रिपु में लोभ, मात्सर्य, मद, यही सब तो हैं जिनसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और क्या है? आप एक कंपनी चलाते हैं, कोई अपर लिमिट है आपके पास कि भाई मैं बस इतना जिस दिन टर्नओवर कर लूंगा उसके बाद मैं नहीं बढ़ाऊंगा? कभी होता है क्या? तो आपको अगर कंटिन्यूसली अपना प्रॉफिट बढ़ाना ही है, टॉप लाइन भी बढ़ानी है, प्रॉफिट भी बढ़ाना है, मार्केट शेयर भी बढ़ाना है, तो आपको कंटिन्यूसली फिर पृथ्वी के रिसोर्सेज को जलाना भी पड़ेगा ना, नहीं तो आपका माल ऐसे ही तो तैयार हो नहीं सकता। एक एयरलाइंस अगर चाहती है कि उसका रेवेन्यू साल दर साल बढ़ता रहे, तो साल दर साल उसे अपने एमिशंस भी तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। यही है क्लाइमेट चेंज, और ये रोकना बड़ा मुश्किल है अब, क्योंकि हम कहीं से कोई संकेत नहीं दे रहे कि हम जिंदगी की अपनी फंडामेंटल फिलॉसफी बदलने को तैयार हैं, कि हम अपनी मूढ़ता, अपने अज्ञान को साफ साफ देखने को तैयार हैं। हम कह रहे हैं जैसी हमारी ज़िंदगी चली है, जैसा आज तक रहा है, जो हमारा हिसाब किताब है बिल्कुल सही है। हमने जिस चीज़ को गुड लाइफ मान रखा है हम तो वो करेंगे ही करेंगे। तुम करो, मौज कोई और ले रहा है, मरेगा आम आदमी, मर रहा है। आप उत्तराखंड की बात कर रहे हैं, वहाँ पर क्या जो इलीट वर्ग है वो मरने गया था? वो थोड़ी मरता है कभी। गरीब मारा जाता है, आम आदमी मारा जाता है। ये जिनको तुम अपना भगवान बनाए बैठे हो ना, यही काल है तुम्हारी जिंदगी का, समझो बहुत अच्छे से। और ये तो बात बहुत सीधी है। मूर्ख आदमी जिसको अपना आदर्श मानता होगा, वो उसकी मूर्खता की ही तो प्रतिछवि होगा। गधा किसको आदर्श मानेगा? बड़े गधे को। और अगर बहुत बड़ा गधा है तो मालूम है वो किसको अपना आदर्श मानेगा? बाघ को। और वो बाघ के पास जाएगा, कहेगा देखिए मैं आपको अपना आदर्श मानता हूं, मैं आपके चरणों में बैठ जाता हूं, लेट जाता हूं। बाघ कहेगा अच्छे से लेट जाओ और चारों टांगे ऊपर कर लो, और बस फिर उसको ऐसे एक मारना है, खत्म गधा। अच्छा, हर आदमी यही कहता है ना मुझे जिंदगी में तरक्की करनी है, आपको भी करनी होगी, सबको करनी है। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी तरीके से संभव है कि आप तरक्की करो? जो भी आपकी तरक्की की अभी परिभाषा है, उस परिभाषा के अंतर्गत क्या यह संभव है कि आप तरक्की करो और आपका कार्बन फुटप्रिंट ना बढ़े? आपने भी तरक्की करी होगी, पूरा मध्यम वर्ग तरक्की कर रहा है, पिछले 20 साल में आपके घर में भी तरक्की आई होगी। पहले घरों में जी। स्कूटर होता था, अब स्कूटर की जगह कार आ गई है। इतनी तरक्की तो सभी घरों में आ रही है, आई है। तो 20 साल पहले आपके जी। घर से जो कुल कार्बन एमिशन होता था, अब उससे ज्यादा होता है कि कम होता है? ज्यादा होता है। हाँ, और ये जो तरक्की की परिभाषा है ना, ये आपने खुद नहीं जानी है, ये आपके मन में ठूसी गई है कि यही तरक्की है। आपके लिए गौर से देखिएगा, खुद खुद परख के देखिएगा, तरक्की के आप जितने एलिमेंट्स गिना सकती हैं उन सब एलिमेंट्स में कंजम्पशन शामिल है। और आप अगर कंजम्पशन करोगे तो कोई दूसरा होगा जो प्रोडक्शन कर रहा है और अपनी जेब भर रहा है। आपके लिए तरक्की का मतलब होता है अब मैं पहले से ज्यादा कंज्यूम कर पा रही हूं। ये डेफिनेशन आपके भीतर डाली गई है, इंप्लांट करी गई है, क्योंकि जब ये डेफिनेशन डाली जाएगी तभी तो किसी का माल बिकेगा, और जितना उसका माल बिकेगा उतना वो और निरंकुश हो करके पृथ्वी को बर्बाद करेगा। क्या हम
तरक्की की कोई वैकल्पिक परिभाषा ला सकते हैं, ये प्रश्न है। अगर आप ला पाए समय रहते तो शायद थोड़ा बहुत कुछ बच जाए इस पृथ्वी पर। हम वही प्रयास कर रहे हैं, आपकी संस्था वही प्रयास कर रही है कि आपको बता पाएं कि आपके लिए तरक्की की असली परिभाषा क्या है। मछली के लिए तरक्की की परिभाषा ये नहीं हो सकती कि उसको रेगिस्तान में बहुत बड़ा महल बना के दे दिया गया। नहीं, मछली के लिए तरक्की की परिभाषा हो सकती कि उसको पहाड़ों पर अब दौड़ने के लिए एक बड़ी साफ जगह दी गई है। आप हैं कौन, इससे तय होगा ना कि आपके लिए तरक्की क्या है। आप जानते ही नहीं आप कौन हो, तो मुझे अब उसी पुरानी घिसी पिटी बात पे आना पड़ेगा। आत्मज्ञान का अभाव ही क्लाइमेट चेंज है। आपको पता ही नहीं है आप मछली हो। वो सब आपको रेगिस्तान में महल बेच रहे हैं और आप व्याकुल हुए जा रहे हो। पहली बात तो वो जो बेचने वाले उल्लू सीधा करके निकल जाएंगे। दूसरी बात, किसी कदर 1000 में से एक मछली ने रेगिस्तान वाला महल खरीद भी लिया तो अब वो अपने महल के भीतर तड़प तड़प के मरेगी। बिना ये जाने आप कौन हो, आपने अपनी तरक्की की परिभाषा निर्धारित कैसे कर ली? आपको कैसे पता तरक्की माने क्या? तो समझाने वालों ने कहा है कि पहले ये जानो कि तुम्हें वास्तविक तकलीफ क्या है। अपनी वास्तविक तकलीफ को हटाना ही तरक्की है। जब तुम्हें यही नहीं पता कि तुम्हारी सचमुच तकलीफ क्या है तो तरक्की के नाम पे तुम कुछ उल जुलूल ही करोगे। कोई आदमी इतना पागल, उसको यही ना पता हो कि दर्द उसकी कोहनी में हो रहा है, तो वो अपनी चिकित्सा के नाम पर कभी अपनी नाक में उंगली डालेगा, कभी आंख में मट्ठा डालेगा, कभी घुटने पे हथौड़ा मारेगा। तुम्हारी वास्तविक तकलीफ क्या है ये समझो और फिर तरक्की करो। और तरक्की का तब अर्थ होता है अपनी असली तकलीफ को हटाना। मछली की वास्तविक तकलीफ ये थी कि पानी गंदा हो रहा था, पर उसको पता ही नहीं कि मैं कौन हूं, मैं मछली हूं। ना उसको ये पता कि उसकी असली तकलीफ क्या है। उसको किसी ने आकर के रेगिस्तान में महल बेच दिया और उसने खरीद भी लिया और जिंदगी भर की वो पूंजी लुटा बैठी और अब जाकर के वो तड़प तड़प के वहां बालू पर मर रही है। ये हमारी कहानी है, ये क्लाइमेट चेंज की कहानी है। आप एक बार जान जाओ ना आपकी वास्तविक तकलीफ क्या है, पूरी दुनिया बदल जाएगी। उसके बाद कोई वोट मांगने आएगा, आप सबसे पहले पूछोगे मैनिफेस्टो दिखाओ, मैनिफेस्टो दिखाओ, इसमें कहां है क्लाइमेट एक्शन? और ये तुम क्या कर रहे हो? तुम्हारे मैनिफेस्टो में तो लिखा है कि इतने लाख हेक्टेयर जंगल और काट देंगे। ये तुम क्या कर रहे हो? क्या करे जा रहे हो दुनिया में? पर मछली को कोई आके बता देता है कि तू चमगादड़ है, मछली मान लेती है। मछली को कोई आके बता देता है तू चील है, वो मान लेती है। हम वो मछलियां हैं। और मछली को बता दिया गया तू चील है और सांप तेरा दुश्मन है, जाके सांप का शिकार कर। अब मछली चली है वहां पे वो खेत में जाके सांप का शिकार करने। उसके लिए जिंदगी में यही सबसे बड़ी अब वरीयता हो गई है कि सांप का शिकार करना है। मैं तो चील हूं, सांप मेरा दुश्मन है। तुम वो हो ही नहीं जो तुम अपने आप को मान रहे हो, जो तुम्हें बता दिया गया है कि तुम हो, तुम वो नहीं हो। तुम अपनी असली तकलीफ समझो। तो क्या कुछ हो सकता है? पता नहीं। हम कर रहे हैं कुछ करने की कोशिश। अब कुछ हो सकता है कि नहीं हो सकता है वो आपके सहयोग पर है। जो हो सकता है वो मुझे तो साफ साफ पता है कि क्या है जो करा जा सकता है, और क्या है वो एकमात्र चीज क्या है जो करने से क्लाइमेट चेंज को रोका जा सकता है। मैं उसको जानता हूं। ऑपरेशन 2030 उसी का नाम है। अपने दम पे जितना कर सकता हूं कर भी रहा हूं। मुझे भीतर अपने ये ग्लानि नहीं रहेगी कि मैं जानता था और फिर भी जाने हुए को मैंने जिया नहीं। तो मैं उस अर्थ में तो संतुष्ट होकर ही मरूंगा।
लेकिन हम कुछ सार्थक बड़ा काम जमीन पर कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, मुझ पर नहीं निर्भर करता, वो आप पर निर्भर करता है। जब तक आपने ठान ही रखा है कि चील कौवे ही आपके आदर्श होंगे, तब तक आप मेरे साथ नहीं खड़े हो पाओगे। जब तक आप अपने परंपरागत अरमानों पर ही चलते रहोगे, तब तक आपको यही लगेगा कि ये तो आचार्य हमें हमारी अच्छी खुशहाल सपनौती जिंदगी से वंचित कर रहा है। आप समझ ही नहीं पाओगे कि आपके सपने आपके हैं ही नहीं। आपके सपने दूसरों द्वारा आपके ऊपर डाली गई जंजीरें हैं। मैं अगर आपको आपके सपनों की व्यर्थता दिखा रहा हूं तो मैं आपकी जंजीरें काट रहा हूं। बड़ा बुरा सा लगता है ना ये मानने में कि मेरी एक एक मान्यता उधार की है। और उधार में भी देखो थोड़ी तो चेतना होती है ना। एक आदमी उधार लेने जाता है तो थोड़ा होशोहवास रखता है, तभी उधार मांगता है। हमारी मान्यताएं उधार की भी नहीं है। हमारी मान्यताएं ऐसी हैं जैसे चोरी छुपे आपको बेहोश करके आपके भीतर कुछ फिट कर दिया गया हो। ये सब तो जानते ही हो, होता है कहीं अस्पतालों में खबर आ जाती है एक आदमी था, उसको ले जा करके बेहोश कर दिया, धोखे से उसकी किडनी निकाल ली। और बड़ा बुरा लगता है। मान्यता उससे मिलती जुलती पर और घातक चीज है। वहां पर आपको चोरी से बेहोश करके आपके भीतर कुछ अतिरिक्त लगा दिया जाता है, कुछ फिट कर दिया जाता है। और कोई आपकी किडनी निकाल ले, ये कम घातक बात है। आपकी बेहोशी में कोई आपके भीतर मान्यता इंप्लांट कर दे, आरोपित कर दे, वो ज्यादा खतरनाक बात है। पर चूंकि वो काम आपकी बेहोशी में हुआ है तो आप मानते ही नहीं कि आपके सपने, आपके आदर्श, ये सब नकली है। आप लगे हुए हो कि नहीं कुछ तो हम ठीक ही बोल रहे होंगे ना, कुछ तो हम ठीक ही बोल रहे होंगे ना। अरे तथ्य देखो, तुम्हारे चारों ओर पृथ्वी जल रही है, तुम आखिरी पीढ़ी हो शायद, जो मौसमों को कुछ कुछ अभी भी सामान्य देख पा रही है। आप जो बच्चे पैदा कर रहे हो, जब तक वो जवान होंगे आप उनको बताओगे कि मौसम ऐसे होते थे, ऐसे होते थे, उनको नहीं समझ में आएगा। पूरी पृथ्वी मिलकर के आपको दनादन प्रमाण दे रही है कि तुम बहुत गलत जी रहे हो, तुम्हारी सारी मान्यताएं, धारणाएं सब झूठी हैं और तुम्हारे सपने खोखले हैं। पूरी पृथ्वी आपको प्रमाण दे रही है, पर फिर भी आप मानने को तैयार नहीं हो। अब मैं क्या करूं? मैं जबरदस्ती मनवाऊं? मैं क्या करूं? भाई आपका जो मन है ना, वो आपकी टेरिटरी है, होना भी चाहिए। और वहां आपने भर रखी है गंदगी, मन में गंदगी भर रखी है। मन को घर मानो, घर में गंदगी भर रखी है और उससे आपका बड़ा नुकसान हो रहा है। लेकिन घर तो आपका है। मैं कैसे साफ करूं? मैं बाहर खड़ा होकर चिल्ला रहा हूं कि अपना घर साफ कर लो, पर आप साफ नहीं करते। तो फिर आपको मालूम है मैं क्या करता हूं? मैं रातों को चोरी छुपे सेंध लगा करके आपके घरों में घुसता हूं आपकी सफाई करने के लिए, और फिर मैं चोर कहलाता हूं। कहा जाता है ये जबरदस्ती आ गया, बिना अनुमति के हमारे घर में बर्गलरी करी है, he has broken in, इसने सेंध लगाई है। क्या, क्यों सेंध लगाई है? कुछ चुराने के लिए या सफाई करने के लिए? कूड़ा भरा है तुम्हारे घरों में, वहां से मैं चुरा के क्या ले जाऊंगा? और मुझे नहीं आना किसी और की गंदगी साफ करने। मैं तो बात कर रहा हूं कि सुन लो बात, और बात में कोई कमी हो तो बता दो। तुम्हारे हित की बात कर रहा हूं, पर तुम्हें मानना नहीं। तुम कह रहे हो ये सब कूड़ा करकट जो है ये तो संपदा है हमारी। देखो मेरे तो कोई आने वाली पीढ़ी है नहीं अपनी व्यक्तिगत, पर तुम्हें तो जवाब देना होगा अपने बेटे बेटियों और पोते पोतियों को। और जवाब देने लायक तुम्हारा चेहरा बचेगा नहीं। ज्यादा नहीं, 10 20 30 साल बाद ही
इतिहास तुमसे बहुत कड़ाई से और बहुत क्रोध के साथ सवाल पूछेगा कि सन 2025 में तुम क्या कर रहे थे जब पृथ्वी जल रही थी, और तुम्हारे पास कोई जवाब नहीं होगा। तुम कहोगे हम तो अपने आदर्शों की पूजा कर रहे थे। बाबा जी, नेताजी, सेठ जी, यही है त्रिपुटी, यही जिम्मेदार हैं। सेठ जी का बता ही दिया क्या करते हैं, वो तो डायरेक्टली एमिट करते हैं। और सेठ जी का कारोबार कानूनी तरीके से चलता रहे, इसके लिए नेताजी को पैसा देते हैं, क्योंकि कानून पे नेताजी का कब्जा है। और आम जनता विद्रोह न करे, इसके लिए सेठ जी बाबा जी को पैसा देते हैं, बाबा जी को खड़ा करते हैं एक के बाद एक। सेठ जी नेताजी मिलकर बाबा जी को क्यों खड़ा करते हैं? ताकि जब पृथ्वी पर आग लगे तो बाबा जी कहें, बच्चा ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है, ये सेठ जी की करतूत नहीं है, ये तुम्हारे पिछले जन्म का पाप है बच्चा। और बहुत संतोष के साथ हर चीज को धीरज से सहन करना चाहिए। सहन शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है बच्चा, तुम सहन करो। और जब आग लगे पूरी पृथ्वी पर तो बस आंख बंद कर लो और अपने इष्ट का स्मरण करो। और ये तो होना ही था, ये तो भगवान की मर्जी है। और भगवान ने बहुत पहले पुरानी किताब में लिख रखा है कि देखो इस साल में इतने बजे ऐसे ऐसे करके पृथ्वी में आग लग जाएगी और सारी प्रजातियां मिट जाएंगी। तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ना नेताजी का ना सेठ जी का दोष है, किसी का कोई दोष नहीं है। ये तो प्रारब्ध की बात है, ये सब पहले से ही तय था, सब पुरानी पुस्तकों में लिखा हुआ है। मुझे ना इंसानों से भी उतनी सहानुभूति नहीं है, मुझे सहानुभूति है नंगे लोगों से। ये सब जो जानवर हैं इनसे, इनके पास तो कपड़े भी नहीं है। तापमान बढ़ा रहे हो आप, बारिशें ला रहे हो, उनके पास कपड़े भी नहीं है। आपको शर्म नहीं आती है? अभी गाय को एक मार गया बोस्थल के पास कोई, वो सड़क पर मर गई। उसका छोटा सा बच्चा, उसको तो दूध भी नहीं पीने दिया होगा पहले भी, तो इसीलिए बहुत कमज़ोर था। और वो मरी माँ को देखते वहाँ खड़ा है, 2 दिन से खड़ा हुआ है वहीं पे। वो माँ है, वो जहाँ उसको उठा भी ले गए तो भी वहीं खड़ा हुआ है, उसकी हड्डियाँ निकली हुई हैं। उसको दे रहे हैं खाने को, खा नहीं रहा। फिर संस्था के लोग गए, उसको मोटरसाइकिल पर उठा करके रख करके लेके आए हैं, अभी बोधस्थल के अंदर उसको रखा हुआ है। मैं उसकी फ़ोटो भेज रहे हैं, उसका मुंह देख रहा हूँ। उसको वो समझ में ही नहीं आ रहा कि मैं कौन हूँ, मेरे साथ ही हो क्यों गया, और ये इंसान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो तो पैदा भी ज़बरदस्ती किया गया होगा दूध के लिए। बछिया बछड़े ज़बरदस्ती पैदा किए जाते हैं, जब ज़बरदस्ती कृत्रिम गर्भाधान से पैदा होंगे तभी तो फिर गाय दूध देगी। पहले तो तुमने उसको ज़बरदस्ती पैदा किया, उसकी माँ मार दी। उसको जब तक वो ज़िंदा था उसको दूध पीने नहीं दिया, क्योंकि वो दूध पी लेगा तो आपके घरों में चाय कैसे बनेगी। अब उसको ले आए हैं, उसको खिला भी रहे हैं तो खा नहीं रहा, उसको ज़बरदस्ती पकड़ पकड़ के उसके मुंह में ठूस रहे हैं, कुछ तो खा ले, मर ही जाएगा, इतना कमज़ोर है। आपको पता है हर 0.1 डिग्री सेल्सियस राइज पर हजारों पशु पक्षियों की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। आपको नहीं पता चलता, अपने घर में बैठे हो, उनका इकोसिस्टम तबाह हो गया। सिर्फ 0.1 डिग्री एवरेज टेम्परेचर राइज पर हजारों प्रजातियां एडिशनली खत्म हो गई। उन्हें खत्म करने के लिए थोड़ी कि आके उनको मारोगे तो ही खत्म होंगे। तुमने उनका घर खत्म कर दिया, वो खत्म हो गए ना, वो कहाँ रहेंगे, वो खत्म हो गए। आपको नहीं पता चलता, अपने घर में हो। मासिव एक्सटिंक्शन चल रहा है जंगलों में। और वो क्यों चल रहा है? वो आपके कंजम्पशन की खातिर चल रहा है, ऐसे नहीं चल रहा। आपके घर में जितना कुछ है वो जंगल काट के ही आ रहा है। आपके पास पैसा आ जाता है, आप बोलते हो मेरे पास पैसा आ गया है तो अब तो मैं नॉनवेज खाऊंगी।
दुनिया की 70% खेती इसलिए होती है ताकि बकरा, खासकर जो बीफ है, वो तैयार हो सके। वो सब बड़े जानवर होते हैं, उनको खिलाने के लिए बहुत ज़मीन लगती है, वो ज़मीन जंगल काट के आती है। आप सोचते हो कि आपका जो घर है वो तो बस ऐसे ही स्पेस में टंगा हुआ है, आइसोलेशन में। आपका जो घर है वो एक कंजम्पशन का पैटर्न है। घर को आप ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो, द हाउस होल्ड इज अ यूनिट ऑफ कंजम्पशन। वो जो कंजम्पशन वो कहां से आ रहा है, आप पढ़े लिखे होकर भी सोचना नहीं चाहते। कहीं कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती है, ठीक है, मनुष्यों को बचाने के लिए आर्मी पहुंच जाती है, डिजास्टर फोर्स पहुंच जाती है, हेलीकॉप्टर पहुंच जाते हैं। जंगलों में उनको बचाने के लिए कौन पहुंचेगा? जो जंगलों में करोड़ों खत्म हो गए इंसान की करतूत की वजह से। आप देखिएगा हमारी जितनी वैल्यूज हैं वो सब की सब कंजम्पशन को बढ़ावा देती हैं कि नहीं देती हैं, आप गौर से देखिएगा। जिसको हम कहते हैं ना कल्चरल वैल्यूज, उसमें ऊपर ऊपर भले ही कह दिया जाए संतोषम परमम सुखम, पर आप गौर से देखिएगा वहां जिन जिन बातों को एग्जॉल्ट किया जाता है, जिन जिन बातों को महत्व बताया जाता है, मूल्यवान बताया जाता है, वो सारी बातें कंजम्पशन को बढ़ाती हैं कि नहीं बढ़ाती हैं? आप महिला हैं, मुझे नहीं पता आप विवाहिता हैं कि नहीं है, पर आप ना हो तो आपके पीछे पड़ जाएंगे कि शादी करो, बच्चे पैदा करो। उसको बोला जाता है फुल नेस्ट मार्केटिंग की भाषा में। और जो फुल नेस्ट होता है ना, ये किसी भी मार्केटर की ड्रीम होता है। मियाँ बीवी जवान और दो हैं बच्चे, और अब होगा दनादन कंजम्पशन। और बच्चा जो होता है वो तो खास तौर पे किसी भी मार्केटर के लिए बिल्कुल ऐसा होता है कि देखो लॉटरी लग गई। हमारी सारी जो वैल्यूज हैं, आप गौर करिएगा, मार्केट फ्रेंडली वैल्यूज हैं, माने कंजम्पशन फ्रेंडली, माने एमिशन फ्रेंडली। हमारी सारी वैल्यूज ही एमिशन फ्रेंडली हैं। आप फेस्टिवल्स मनाते हो, वो तो एक बहुत गहरी बात होनी चाहिए, आध्यात्मिक बात। आपने देखा है फेस्टिवल का मतलब एमिशन होता है? आपने देखा है? जी। बस कल्चरल, रिलीजियस, सोशल, ऑल वैल्यूज आर जस्ट एमिशन फ्रेंडली। कोई भी चीज हो सकती है आपकी खुशी की जिसमें धूम धड़ाका ना हो। आपकी संस्था अध्यात्म के जरिए आपको एक एक सूक्ष्म आनंद सिखा रही है कि जिसमें धूम धड़क्का करने की बहुत जरूरत नहीं है, फिर भी मौज है। क्लाइमेट चेंज को यही चीज रोक सकती है बस, कि मुझे आनंदित होने के लिए तेल जलाने की जरूरत नहीं है। माई रिक्रिएशन डज नॉट डिपेंड ऑन कंजम्पशन। और फिर कह रहा हूं ये सब चीजें ना कि दो चार बल्ब बंद कर दें और वो एसी है वो 4 स्टार की जगह 7 स्टार एसी ले लिया, या ईवी ले ली, ये अच्छी बातें हैं, पर इनसे बात बनेगी नहीं। दो फैक्टर्स हैं, कितने लोग हैं और हर व्यक्ति द्वारा कितना भोगा जा रहा है। कितने व्यक्ति हैं और हर व्यक्ति कितना भोग रहा है, यही है। और उन व्यक्तियों में भी आप जानते हो कौन से व्यक्ति हैं जो भोग रहे हैं। जब तक उन्हें उनके महलों से नीचे नहीं उतारोगे खींच करके, कुछ नहीं हो सकता। मैंने पूछा था, मैंने कहा था ये जितने सेलिब्रिटी बन के घूमते हैं,
ये कभी भी किसी भी मीडिया पर आए, नियम क्यों नहीं है कि ये मीडिया पर आए और इनके बगल में इनका कार्बन फुटप्रिंट कितना है ये प्रदर्शित होने लगे, ताकि मुझे पता तो चले कि इस आदमी को इज्जत देनी है कि नहीं देनी है। और जैसे ही आपको दिखाई देगा ना कि जिसको आप पूछ रहे हो, चाहे वो क्रिकेटर हो कि पॉलिटिशियन हो कि एंटरटेनर हो कि यूट्यूबर हो कि कोई भी हो दुनिया का, कि जो आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ बना बैठा है, कि रिलीजियस फिगर हो, जैसे ही उसके बगल में यहाँ पे आपको ऐसे ऐसे फ्लैश करता उसका दिखाई देगा कार्बन फुटप्रिंट का फिगर, वैसे ही आपको समझ में आ जाएगा कि कितना बड़ा दानव है ये। दानव वही है आज का जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहा हो। दुर्गा सप्तशती में भी वही दानव थे जो पृथ्वी को बर्बाद कर रहे थे, और नहीं कोई दानव की परिभाषा है। आप चुनाव में नेताओं से अब लिखवाया जाता है अपने एसेट्स बताओ, चल अचल संपत्ति का ब्यौरा दें, ये भी लिखवाओ कि तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना है। वोट देने से पहले पता होना चाहिए ना कि ये कितना बड़ा क्लाइमेट क्रिमिनल है जिसको मैं वोट दे रहा हूं, और इसकी जो पुरानी पॉलिसीज हैं उसमें कहीं भी कोई क्लाइमेट केयर शामिल है। तुम आज पहली बार वोट मांगने नहीं आए हो, तुमने पहले भी बहुत बार वोट मांगे हैं, दिखाओ कि तुम्हें जब जब वोट मिला तो तुमने क्लाइमेट का क्या किया। ये सब सार्वजनिक होना चाहिए। किसी भी इंसान का मूल्यांकन आज करने में बहुत बड़ी वेटेज उसके कार्बन फुटप्रिंट की होनी चाहिए। और बाकी बातें छोड़ो, तुम कितनी इज्जत के हकदार हो ये मैं तय करूंगा इससे कि तुम्हारा कार्बन फुटप्रिंट कितना बड़ा है। कम से कम 50% वेटेज तो इस बात की होनी चाहिए। लगाओ ग्रीन टैक्स, हर माल जो खरीद रहे हो उसके कार्बन इंपैक्ट के हिसाब से असली टैक्स होना चाहिए ग्रीन टैक्स। और साथ ही साथ जो भी प्रोडक्ट्स हैं जिसमें कार्बन एमिशन जीरो है या बहुत कम है, उसी टैक्स से उसको सब्सिडाइज भी करो ताकि आम आदमी पर बोझ ना पड़े। सबसे ज्यादा तो ग्रीन टैक्स लगेगा मांस पर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल के बाद कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का सबसे बड़ा कारण एनिमल एग्रीकल्चर है। तो आप जो मजे में खा लेते हो ना कि अंडे और मांस और ये, इन सब पर इतना हैवी टैक्सेशन होना चाहिए कि उनका क्लाइमेट इंपैक्ट जस्टिफाई हो सके। और ये कोई नया आइडिया नहीं है, ग्रीन टैक्स तो यूरोप में बहुत सारे देश लगा ही रहे हैं, वो चल रहा है ऑलरेडी। थोड़ी मैं बोलते ही जाऊंगा। और कुछ इसमें? जी आचार्य जी, इसका एक फॉलो अप क्वेश्चन था कि अभी जैसे आपने कार्बन फुटप्रिंट की बात कर रहे थे, तो अभी एक नासा ने, इसरो ने एक सैटेलाइट भी लॉन्च की है निसार करके। तो इस सैटेलाइट की खासियत ये बताई जा रही है कि अब जितना भी कार्बन एमिशन होगा उसका पर्टिकुलर एरिया से, पर्टिकुलर जैसे और भी इन डेप्थ में हमें पता चल जाएगा कि कितना एमिशन कहाँ पर हो रहा है, किस कंट्री में हो रहा है। तो क्या इससे कोई फायदा होगा? हाँ, फायदा तो होगा बिल्कुल। सूचना अगर आ रही है तो हमारे लिए झूठ बोलना थोड़ा और मुश्किल हो जाएगा। जब सूचना नहीं रहती, तथ्य नहीं रहते, तब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलती है। जब सीधी सीधी बिल्कुल सर्टिफाइड आपके सामने इंफॉर्मेशन मौजूद होगी तो झूठ बोलना थोड़ा मुश्किल होगा। थैंक यू आचार्य।